आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या फ्रांस ने ऑफिशियली इस चीज को रिवील कर दिया है कि भारत उनके साथ राफेल फाइटर को लेकर आगे बढ़ रहा है? और क्यों इस समय इंटरनेट मीडिया पर इतना हड़कंप इस रिपोर्ट को लेकर मचा है? फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट ने ऐसा क्या प्रदर्शित कर दिया जिसे बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ा, लेकिन तब तक देर हो गई थी। इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे कि क्या इंटरनली इंडियन एयरफोर्स एमआरएफए को लेकर बातचीत को आगे बढ़ा चुकी है और बहुत जल्दी हमें इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये रिपोर्ट। कल का दिन भारत के डिफेंस कम्युनिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कल के दिन हमने कुछ मेजर डेवलपमेंट देखे। पहला डेवलपमेंट जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो है इंडिजिनस इजेक्शन सीट का। लेकिन उसमें एक प्रमुख बिंदु ये भी था कल की रिपोर्ट में कि राफेल एम की टाइमलाइन को लेकर पहली बार बात करी गई थी और इनके प्रोडक्शन को लेकर चर्चा भी हुई थी। लेकिन हाल ही में फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली शायद इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया है कि भारत के साथ उनकी बातचीत एडिशनल राफेल को लेकर चल रही है। दरअसल हाल ही में फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट में यह रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, जिसे बाद में कुछ क्षण बाद डिलीट कर दिया गया, जहां पर ऑफिशियली उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि भारतीय वायुसेना के साथ वे एडिशनल 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये थी कि यहाँ पर राफेल के किसी एक वेरिएंट को लेकर बातचीत नहीं हुई है, बल्कि दो अलग अलग जो वेरिएंट हैं इनको लेकर फ्रांस के साथ बातचीत हुई है। डसॉल्ट एविएशन की बात माने तो भारत इस समय 114 राफेल की डील को लेकर आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन सेम वेरिएंट के लिए ये डील नहीं होने वाली है। फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट में उस समय आर्टिकल में यह बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स फेज्ड मैनर में इस डील को स्ट्रक्चर कर रही है, जहां पर इनिशियल फॉर्म में तकरीबन 90 राफेल F4 स्टैंडर्ड का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, जो कि F4 स्टैंडर्ड के राफेल होंगे। और इसके अलावा एक ऑप्शन भी भारत के सामने होगा कि 24 एडिशनल राफेल F5 स्टैंडर्ड के जो एयरक्राफ्ट है इनको भी भविष्य में खरीदा जाए। अब राफेल F5 स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो इनके टाइमलाइन के बारे में बात होना अत्यंत आवश्यक है। ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना फ्रेंच एयरफोर्स की सर्विस में 2030 के ही दशक में देखने को मिलेंगे और ये F4 की तुलना में ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अपग्रेडेड होने वाले हैं। राफेल F5 को लेकर यह कहा जाता है कि ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो परिभाषा है उसको पूरी तरीके से बदल देंगे, क्योंकि ये अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाएंगे। इनमें एक्सेप्शनल ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग हमें देखने को मिलेगी, नया M88 ट्यूरेक्स इंजन देखने को मिलेगा जो कि ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है मौजूदा निग्मा M88 के तुलना में। इसके अलावा इसमें लॉयल विंगमैन ड्रोन्स का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और भी दूसरी जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है वो हमें देखने को मिलने वाली है। और इसीलिए फ्रांस की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत राफेल F4 और F5 दोनों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी भारत की तरफ से इस चीज को ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं की गई है, लेकिन मीडिया संस्थान IDRW और कई मीडिया संस्थानों ने इस रिपोर्ट को यहाँ पर जारी किया है। दरअसल अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इस समय बहुत बड़ी कश्मकश में फंसा हुआ है। अब ये कश्मकश शायद कह सकते हैं इतनी बड़ी है कि हमारे लिए एक डिसीजन लेना भी आसान नहीं हो पा रहा है। दरअसल एक तरफ जहां हम राफेल की बात कर रहे हैं, तो वहीं Su-57 को लेकर रशियन मीडिया बहुत बड़ा हड़कंप मचा चुकी है, जहां पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि डील एकदम अपने अंतिम चरण में है और भारत की तरफ से बहुत जल्दी अनाउंस किया जा सकता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये माने कि राफेल आएगा या ये माने कि Su-57 आएगा, दोनों एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि हाल ही में आपको पता ही है कि 1 से 2 दिन में रशियन राष्ट्रपति का भारत दौरा होने वाला है और उनके दौरे से पहले रशिया टुडे, स्पुतनिक इंडिया और दूसरे जो प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है रूस के, उन्होंने बार बार ये रिपोर्ट रिपीट के तौर पर चलानी शुरू कर दी है कि भारत के साथ जो बातचीत है वो चल रही है और ये सबसे प्रमुख मुद्दा होगा Su-57 जो डिस्कशन का हिस्सा होगा और इस दौरान कुछ बड़ी रिपोर्ट्स भी आ सकती है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना है और अनुमान के हिसाब से अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते। बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जो इस समय चर्चा का कुछ विशेष ही विषय बनी हुई है, और वो है भारत की तरफ से किया गया एक टेस्ट। कल हमने डिफेंस न्यूज के वीडियो में आपको शॉर्ट में बताया था कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा टेस्ट कंडक्ट किया गया है जो भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने में सक्षम है। यह टेस्ट था एक हाई स्पीड रॉकेट स्ट्रेस टेस्ट जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के एस्केप सिस्टम को टेस्ट करने के लिए किया गया था, और ये टेस्ट एक कंट्रोल्ड वेलोसिटी में किया गया था जहां पर कुछ की सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उन्हें वैलिडेट किया गया था, जिसमें कंप्लीट एयर क्रू रिकवरी शामिल थी। और उसके बाद से ही भारत के डिफेंस कम्युनिटी में एक डिबेट शुरू होती है, और ये डिबेट होती है इंडिजिनस इजेक्शन सीट सिस्टम का।
आप सबको पता है कि ये टेस्ट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसने भारत को उन एलीट देशों की श्रेणी में रख दिया है जिनके पास अपनी खुद की जो इस प्रकार की एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी हैं और कैपेबिलिटी है, ये उपलब्ध हो। डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। देखिए, रॉकेट स्लेज टेस्ट बेसिकली जो किया गया था, इसमें जो सिस्टम होता है उसे एक रॉकेट propulsion मैकेनिज्म से जोड़ा जाता है। फिर हाई स्पीड में ये जो टेस्ट है वो आयोजित किया जाता है, जहां पर पूरे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं और उनको ही इस टेस्ट में वैलिडेट किया गया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली इस टेस्ट को कंप्लीट किया है, जहां पर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में जो कैनोपी सेपरेशन है और इजेक्शन सीक्वेंसिंग है, वो हमें देखने को मिली थी। अब इस टेस्ट के बाद आवाजें उठ रही हैं कि भारत को जिस चीज़ की लंबे समय से दरकार थी, वो अब होने वाला है। और वो ये है कि अभी तक हम लोग अपने लिए जो इजेक्शन सीट है, उसको विकसित नहीं कर पाए थे। हालांकि अभी ऑफिशियली इस प्रोग्राम को इस तरह से नहीं देखा जा रहा है, लेकिन डिफेंस कम्युनिटी में जो चर्चा हो रही है डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से, वहां पर वो मान रहे हैं कि भारत के लिए अभी भी तेजस को इंडिजिनाइज करने में सबसे बड़ा रोड़ा इस चीज़ का है कि हमारे पास कोई स्वदेशी इजेक्शन सीट नहीं है। हमें मार्टिन बेकर या दूसरे सप्लायर्स पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इसके चलते कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत ने हाथ में आई तेजस की डील भी गंवा दी है। आपको अर्जेंटीना का केस तो याद ही होगा, जब अर्जेंटीना ने भारत के साथ एलसीए तेजस को लेकर बातचीत करी थी और उस बातचीत के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा यही फंसा था कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में जो आपसी संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं है और ब्रिटेन ने अपने द्वारा बनाए गए किसी भी उपकरण को अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। अब मार्टिन बेकर जो कि ब्रिटिश कंपनी है, वो इजेक्शन सीट सप्लाई करती है, तो जिसका सीधा मतलब ये था कि भारत इन इजेक्शन सीट्स के साथ में तेजस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो यही चीज़ भारत के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत का सबब बनी थी और इसी चीज़ को अब इस प्रोग्राम के बाद उम्मीद जगी है कि भारत खुद की इजेक्शन सीट बना सकता है। और यकीन मानिए, अगर ये प्रोग्राम जितना हम सोच रहे हैं उतने बड़े स्तर पर गया तो भारत एक ऐसी श्रेणी में आ जाएगा जिसको फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कम ही जो विदेशी सप्लायर्स हैं उन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत आने वाले भविष्य में सैकड़ों की संख्या में एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने वाला है और इसमें से सबसे बड़ी संख्या इंडिजिनस फाइटर्स की ही होने वाली है। फिर चाहे वो तेजस श्रेणी के हो, तेजस मार्क 2 हो, एमका हो या फिर दूसरे फाइटर जेट हो, इन सभी में हमें जो विदेशी इजेक्शन सीट्स हैं वही देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हमने खुद की विकसित कर ली तो ना सिर्फ हम कॉस्ट को कम कर पाएंगे, बल्कि हमें इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। खैर, ये तो इकलौता एस्पेक्ट है। आपको याद दिला दें, 2023 में रक्षा मंत्री जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप भरोसा रखिए और थोड़ा सब्र रखिए, आने वाले भविष्य में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो कंपोनेंट हैं इन्हें इंडिजिनाइज किया जाएगा, जहां पर चाहे वो इजेक्शन सीट हो, चाहे जेट इंजन हो या फिर दूसरे कंपोनेंट हैं, अगर हम उनको इंपोर्ट करते हैं तो उनको इंडिजिनाइज करने पर काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं डीआरडीओ की तरफ से किया गया ये जो टेस्ट है, ये उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि हाँ, हम वाकई उसी रास्ते में अब चल चुके हैं और हमें सफलता शीघ्र ही मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।